हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना एंड कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में 23 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे रेलवे के पेपर हों, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों या और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए भी हम 23 अगस्त के क्या-क्या इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट न्यूज़ हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन उसमें से कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बनाए जा सकते हैं, इसको भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 23 अगस्त 2025 का द हिंदू, उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको फ्रांस के साथ रिसेंटली एक फाइटर जेट इंजन की डील हुई है, उसको डिस्कस करना है। इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, तो समाचार आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। भारत में रिसेंटली जो सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं, वो है 4.5 जनरेशन तक के। 4.5 जनरेशन का जो रफ़ाल है और रिसेंटली जो तेजस अभी इंडक्ट होना शुरू हुए हैं, वो 4 और 4.5 जनरेशन के आसपास में आते हैं। ये हमारा सबसे एडवांस फाइटर जेट है। जबकि दुनिया में इस वक्त में 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो हैं, वो आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के पास में है या चाइना के पास में है एंड 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जनरेशन का मतलब बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी से है। जैसे अगर हम कंप्यूटर का एग्जांपल ले लें तो पहले विंडोज़ 98 हुआ करता था, उसके बाद में विस्टा आया और उसके फिर एडवांस वर्जन्स आए इस तरीके से। या एप्पल की बात करें तो एप्पल का पहला आईफ़ोन का 14 आया, 15 आया, 16 आया, 16 प्रो मैक्स, फिर 17, 17 प्रो, प्रो मैक्स, इस तरह से। ये जो अलग-अलग आपकी फिर एडवांसमेंट होता जाता है टेक्नोलॉजी में, उसी तरीके से फाइटर जेट में जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जनरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो हैं इस वक़्त दुनिया में आ चुके हैं। चाइना के पास में है, अमेरिका के पास में है और भी कई देशों के पास में एंड 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे भी इस बात को लेके काम चल रहा है कि भाई अपने को भी अपना 5th जनरेशन जो है फाइटर जेट बनाना है। और हमारी कोशिश ये है कि ये 5th जनरेशन जो फाइटर जेट बने, वो इंडिजिनस बनना चाहिए, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। अब इस इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए इसमें जो इंजन लगना है, अभी हमारे पास में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इंजन हम लोग डेवलप कर लें। तो अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ तेजस बन रहा है, तेजस 4 और 4.5 जनरेशन के जो आपके जेट बन रहे हैं, उसमें जो इंजन लगना है, उस इंजन के लिए हम लोगों ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसके साथ में एक डील करी है और उन लोगों से हम लोग अपने इंजन्स अभी जो है मंगवा रहे हैं। मगर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हम बनाना चाहते हैं, जिस पे काम चल रहा है, उसका इंजन जो इंडिजिनसली हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, अब वो भी अब क्योंकि अगर उसमें वक़्त लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए अब हम लोगों ने फ्रांस के साथ में ये डील साइन करी है जिसमें हम इनके साथ में कोलैबोरेशन करेंगे और इस कोलैबोरेशन के तहत में फिर हम लोग इन जेट इंजन्स को डेवलप करने वाले हैं। तो ये बैकग्राउंड है कहानी का कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमें बनाना है, इंजन उसके लिए चाहिए और उस इंजन को बनाने के लिए फ्रांस के साथ में कोलैबोरेशन कर कर अब साथ में काम किया जा रहा है। अब ये हो गया बैकग्राउंड, अब समाचार देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। न्यूज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल जॉइंटली मैन्युफैक्चर एडवांस जेट इंजन्स विद फ्रेंच एरोस्पेस मेजर साफरान। तो फ्रांस में एक एरोस्पेस की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम साफरान है, जो एविएशन से रिलेटेड सेक्टर की वेरियस टेक्नोलॉजीज में डील करती है। अब उनके साथ में मिलकर एडवांस फाइटर जेट के जो इंजन्स हैं उनको अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग शुरू करेंगे। इट्स अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज़ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपने को जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, उसके लिए एक अच्छा इंजन चाहिए। द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विल हैपन इन इंडिया एंड विल ब्रिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एविएशन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स। अब ये जो फ्रांस की मेजर एरोस्पेस कंपनी है साफरान, इसके साथ में मिलकर ये जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होनी है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्लांट इंडिया में लगाएंगे और इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो हिंदुस्तान में होगी। अब जब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो इससे एक तो आपको
लोकली इंजन जो है वो मिल जाएगा। और ये डिफेंस एविएशन के सेक्टर में एक सेल्फ रिलायंस लाने वाली बात है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक जिनके साथ में अभी तेजस के इंजन के लिए हमारी डील हो रखी है, उन से जिस रेट पे हम लोग चाहते थे कि इंजन की डिलीवरी हो, वो उस लेवल पर डिलीवरी कर नहीं रहा है। अब वैसे तो काफ़ी सारे उसके रीजंस बताए जा रहे हैं कि भाई कोविड आ गया था, और सप्लाई लाइन में अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते सप्लाई लाइन इम्पैक्ट हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें। बट फिर भी काफ़ी लोगों का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानबूझ के डिले करवा रहा है, जिससे हमारा जो आपका फाइटर इंजन्स नहीं मिल पा रहे, तो हमारे फाइटर जेट नहीं बन पा रहे, तो उससे कहीं न कहीं हमारा जो पूरा का पूरा एयर फोर्स का एक्सपेंशन है वो डिले हो रहा है। 42 के करीब हमारे पास में फाइटर स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, और मिग 21 के रिटायर होने के बाद में लगभग 28 या 29 स्क्वाड्रंस पर हम लोग आ गए। हम चाहते हैं कि रैपिडली एक्सपैंड करें, उसके लिए हम बड़ी मात्रा में तेजस को इंडक्ट करना चाहते हैं, मगर जनरल इलेक्ट्रिक वाले उस रेट पर हमको इंजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सात तरीके की समस्याओं से बचने का एक ही हल है कि अपने घर में इंजन बनाओ और उसका इस्तेमाल करो। इस बात को समझते हुए अपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो भी हम बनाएँगे, जब भी हम उसको बनाकर तैयार करेंगे, उस 5th जनरेशन की फाइटर जेट के लिए इंडियन इंडियन इंजन बने, हिंदुस्तान में बना हुआ इंजन लगे, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो भारत में की जाएगी, और इससे फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, अगर पूरी तरह खत्म नहीं हो। क्योंकि ये भी अगर बन रहा है तो एक बाहर की विदेशी कंपनी के साथ में मिलकर ही बनाया जा रहा है, बट कम से कम अपने देश में बन रहा है, तो इस पे एक आपका एक कह सकते हैं हम अपनी कंट्री में है, अपनी टेरिटरी में है, तो उस तरीके से हमारी आर्म ट्विस्टिंग कोई नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पर अगर हो रही है, तो कि भाई अब डिले कर दो या इस तरीके की चीज़ें। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट विल गिव अ मेजर फिलिप। तो वही बात है कि अब जैसे ही इंजन बनना शुरू होगा, तो फिर जनरेशन का जो फाइटर जेट बनकर तैयार होना, उसमें और ज़्यादा रफ्तार आएगी, और उसके इंजन अगर उसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव करना है, अकॉर्डिंगली इंजन के डिज़ाइन में भी अगर कुछ ट्विकिंग वगैरह करनी हो, तो फिर उसका ज़्यादा बेहतर तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रही है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के, काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है भारत के डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने को उसको याद रखना है। समाचार यहाँ से एक ही बनकर तैयार होता है कि रिसेंटली इंडिया ने किस देश के साथ में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इंजन्स बनाने की डील करी है। तो ये हमको ध्यान रखना है, फ्रांस के साथ में, और फ्रांस में भी कौन सी कंपनी के साथ में, तो एक मेजर एरोस्पेस कंपनी है फ्रांस की जिसका नाम है साफरान, उनके साथ में डील हम लोगों ने कर कर खत्म करी है, और इसके फायदे आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगले समाचार में हमको नए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करनी है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो समाचार यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने इनकम टैक्स एक्ट 2028 को एसेंट दे दिया है, और अब इसको लागू करवाया जा सकता है। अब ये कानून बन चुका है ऑफिशियली, और अब इसको लागू करवाया जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसमें बदलाव करने के लिए एक कानून लाया गया था फरवरी के महीने में, जिसको बोला गया था इनकम टैक्स बिल 2025। उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, सरकार ने उस बिल को विड्रॉ किया, विड्रॉ करके फिर उसको फिर से मॉडिफाई करके लाया गया, और उस बिल को दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास करा लिया गया। मगर उसके बाद भी जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो फाइनली अब इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए हैं, तो अब ऑफिशियली वो बिल जो है वो कानून बन गया है, और इसलिए अब हम लोग उसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोल सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 या इनकम टैक्स कानून 2025 को भारत के राष्ट्रपति जी का की सहमति मिल गई है, उन्होंने इस पे साइन कर दी, उनका इसको एसेंट मिल गया है। अब ये जो कानून है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा, एंड 1 अप्रैल 2026 से ये कानून लागू होगा। यानी कि फिलहाल तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी नियम कानून और प्रावधान है, वो सारे के सारे इस नए कानून के तहत में किए जाएंगे। अब पॉइंट उठता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगर लाया गया, तो क्यों लाया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसी क्या कमियां आ गई थी, क्या खामियां थी कि इस कानून को लाने की जरूरत पड़ गई? तो इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स का जो पुराना कानून है, वो अपने आप में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स कानून है, आसानी से समझ में नहीं आता, और एक लेमैन किस जो आदमी है जिसको आईटी के लॉज की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, इनकम टैक्स के कानूनों के रिलेटेड जो भी वेरियस वेरियस कानून है, बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, उसे कभी समझ में ही नहीं आता था कि इस लॉ में क्या लिखा हुआ है, और किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इन सारी समस्याओं को समझते हुए ये जो नया कानून है, इसके चलते लॉ को ज़्यादा सिंपल बनाया गया है।
इसमें जो लेजिस्लेशन है उसको भी सिंपल और सरल भाषा में लिखा गया है। जो एकदम बॉम्बास्टिक किस्म की वर्डिंग इसमें इस्तेमाल की गई थी 61 वाले एक्ट में, जिससे कि जब तक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ना हो उसको समझ ही ना आए, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। वर्डेज जो है वो बड़े सिंप्लीफाई किए गए हैं, उसको आसान किया गया है और ज़्यादा आसानी से भी समझ में आ जाएगा, सिंपल इंग्लिश में इसको लिखकर तैयार किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि ये नया कानून किसी नए तरीके का कोई टैक्स या कोई इस तरीके की नई तरीके की ड्यूटी इम्पोज नहीं करता। इसने सिर्फ इनकम टैक्स का जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी लॉ की, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया है, उसको आसान किया है। कई सारे ऐसे प्रोविजंस जिनका कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में, जो 1960-70s में मैटर करते रहे होंगे, उनको हटाया है और आसानी से एक सामान्य आदमी को समझ आ सके, सरलता से से उसको समझ के फिर वो अपना टैक्स भर सके, उसके हिसाब से इस व्यवस्था को किया गया। जो सेक्शंस थे पूरे के पूरे आईटी एक्ट में पुराने वाले में, वो लगभग 819 थे, तो उसको कम करके 536 किया गया। और पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट है, अगर उसे किताब के रूप में अगर आप लिखो तो उसमें 47 चैप्टर्स हुआ करते थे। इन 47 चैप्टर्स को रिड्यूस करके 23 चैप्टर्स में लाया गया है, 23 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सरल बनाया गया है, ज़्यादा आसान बनाया गया है, ज़्यादा सहज बनाया गया है। इसकी मदद से आईटी एक्ट ज़्यादा बेहतर तरह से लोगों को समझ में आएगा, बेहतर तरह से समझ में आएगा तो लोग फिर उसको अच्छे से अपना कंप्लायंस कर पाएँगे तो इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में भी इज़ाफ़ा होगा। ये भी जो है कहीं न कहीं सरकार मानकर चल रही है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या-क्या बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने कौन से कानून को रिप्लेस किया है? जवाब है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया। दूसरा ये है कि ये कानून लागू कब से होगा? इसका जवाब है 1 अप्रैल 2026 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। एंड थर्ड, इनकम टैक्स एक्ट ने कौन से नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया है? जवाब है इसने किसी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसने सिर्फ आपकी वर्डेज जो है उसको आसान बनाया है और कॉम्प्लिकेशंस एंड अननेसेसरी जो आपके प्रोविजंस हैं उनको हटा के अलग कर दिया। ये मुश्किल है कि पूछा जाए, बट फिर एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पुराने वाले में 819 के करीब जो हैं वो चैप्टर्स हुआ करते थे और 819 के करीब जो है इसमें सेक्शंस हुआ करते थे, इनको 536 में कम किया गया है और इसमें 47 हुआ करते थे, उनको कम करके 23 कर दिया गया है। इतने कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ काम का नहीं है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में बातचीत करेंगे और उसी रिपोर्ट का एक फैक्ट जो है इस समाचार की हेडलाइन है कि भारत के 40% चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल हो रखे हैं। तो ये हेडिंग है, समाचार क्या है? आउट ऑफ द 30 सीएम्स इन द कंट्री 12 ऑफ देम और 40% डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी कि भारत में 30 चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। इन 30 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 चीफ मिनिस्टर्स ने और 30 का 12 यानी कि लगभग 40% चीफ मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि उनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक रिपोर्ट आई है एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको शॉर्ट में अपन लोग एडीआर भी बोल सकते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी एक नई रिपोर्ट आई है। इन्होंने ये इसमें ये बात जो है कही गई है कि भाई अपने ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जब इन्होंने इलेक्शंस कभी ना कभी तो लड़ा होगा अपना, जब भी राज्य का इलेक्शन हुआ होगा, तो एक कैंडिडेट के तौर पर जब इन्होंने अपना पर्चा भरा था, उस पर्चे में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है कि कितनी संपत्ति है, पति पत्नी कौन है, कितने बच्चे हैं एंड क्या आपका एजुकेशन है वगैरह वगैरह, कितना आपने टैक्स भरा, क्या आपकी आमदनी है। उसमें ये भी बताना पड़ता है सेक्शन में कि भाई आपके खिलाफ में कोई आपराधिक प्रकरण तो लंबित नहीं है और अगर है तो फिर किस तरीके के चार्जेस हैं, क्या मुकदमा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है। अब वही सब स्टडी किया हुआ इन्होंने निकलवा के और उसको उसके बाद में उन्होंने बताया है कि भाई 30 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 ऐसे हैं जिसके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस उन्होंने खुद डिक्लेयर कर रखे हैं अपने जो पर्चा दायर किया था इलेक्शन का, उसमें इलेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे खिलाफ केसेस है और ये 40% बनता है। तो देश के 40% चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेसिकली ये लोग इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें तेलंगाना के जो सीएम हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ इन्होंने खुद अपने 69 केसेस डिक्लेयर किए हैं कि भाई मेरे खिलाफ 69 केसेस चल रहे हैं, अपना जो भी इलेक्शन का पर्चा डाला होगा उसमें। तो ये हाईएस्ट है पूरे देश में। इसके बाद में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उनके खिलाफ में 47 मुकदमे हैं इस तरीके के। तीसरे देवेंद्र फडणवीस हैं जिनके खिलाफ में 4 मुकदमे हैं।
पिनरई विजयन केरला के इनके खिलाफ में एक है और भगवंत मान के खिलाफ में भी एक मुकदमा दायर है। इस तरीके से इतने और भी काफ़ी आपके मिनिस्टर्स होंगे, मगर प्राइमरीली ये 3-4 जो मिनिस्टर्स के नाम के उसमें थे, तो मैंने इनको मेंशन किया है। याद रखना है अपने को यहाँ से। ये समाचार अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा तो काम का नहीं है कि इसमें से एमसीक्यू बना के पूछ लिया जाए। मगर हाँ, अपने को मेंस में लिखने के लिए एग्ज़ामिनेशन में एथिक्स वगैरह में बहुत काम का है, और आप वहाँ पे एथिक्स में इस एग्ज़ाम्पल को कोट कर सकते हैं एडीआर का नाम लेके कि भाई इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये 12 लोग या फिर पूरे देश के जितने सीएम है उसका 40% के खिलाफ में मुकदमे हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि इसमें से 10 सीएम यानी कि लगभग 33% सीएम्स ने अपने खिलाफ जो मुकदमे दायर किए हैं वो उसमें से काफ़ी अपने खिलाफ जो मुकदमे इनके जो चल रहे हैं, जिनको उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, उसमें ये पता चलता है कि काफ़ी सारे सीरियस केसेस जो हैं इनके खिलाफ हैं, जो चार्जेस लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि देखिए आप राजनीति में हैं तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि मुकदमेबाजी होती रहती है। मगर क्रिमिनल केसेस लगना और उसमें भी सीरियस किस्म के जो क्रिमिनल केस लगना वो इतना कोई सामान्य बात नहीं है। तो एडीआर यहाँ पे बेसिकली इसी बात को हाईलाइट कर रही है कि भाई 33% जो हैं यानी कि 40 का 10 यानी कि 33% जो सीएम्स हैं, उन्होंने जो आपराधिक मुकदमे दायर अपने खिलाफ बता रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, उसमें से काफ़ी सारे जो है बड़े सीरियस हैं। और सीरियस में फिर क्या-क्या आ जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, किसी पे किडनैपिंग का लगा हुआ है, किसी पे ब्राइबरी एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लगे हुए हैं। तो इस तरीके के मुकदमे अगर चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहीं न कहीं एक सोचने वाला प्रश्न है कि भाई इस तरीके के मुकदमे आपके राज्य के मुखियाओं के खिलाफ चल रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, किडनैपिंग, ब्राइबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। बेसिकली इस रिपोर्ट से यही बात अपने को समझ में आती है। चलें, मेंस के लिए काम का है, बाकी किसी एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से एमसीक्यू वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 24 ऑफ अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।